Hello students, welcome on Imbus Learning powered by Engineers Academy, myself रंजीत कुमार। आइए सर आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन ऑनलाइन है? जो ऑनलाइन है वो अपना अटेंडेंस शो करें। बताइए जल्दी कौन कौन ऑनलाइन है। कौन कौन ऑनलाइन है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं सर आज की क्लास और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 36 तक 35 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज मीन्स व्हाट, मतलब कृषि का वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है। हिंदी दिखाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। कृषि का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। हिंदी दिखाया मैंने। ऑप्शन है लकड़ियों की खेती, गेहूं या चावल जैसी फसलों का उत्पादन, बाजारों में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, और इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो अब इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो कि एग्रीकल्चर का, तो इस आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक मिनट तो देखेंगे आप कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर्स। तो टिम्बर्स का कल्टीवेशन मतलब लकड़ी का उत्पादन से कुछ भी मीनिंग नहीं है। इट मीन्स आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिस पर हमारे देश की 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, जो अपने लैंड पर वीट, राइस, ग्रेन और अदर फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको ओपन मार्केट में तब्दील करना। मतलब अब ये ओपनली अपने गुड्स कहीं भी बेच सके, ठीक है, और बाहरी इन्वेस्टमेंट्स भी हो सके इन एग्रीकल्चर लैंड पर। अर्थात मान लीजिए पहले ये फार्मर जो एग्रीकल्चर करता था, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता था, मतलब जो फूड क्रॉप्स पक जाते थे, तो इसको ले जाता था बाजार में बेचने। अब जब बाहरी कंपनी, अब इसका कमर्शलाइजेशन होगा तो बाहरी कंपनी आएंगी, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगी कि आप इतनी फसल बो रहे हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फाइनल कटने पर आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो एक तो इनको उचित कीमत भी मिलेगी और साथ में अगर कुछ भी फसल में होता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गुड इवनिंग सुधांशु, आपने लेट ज्वाइन किया। आइए, तो यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है, आप देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस फॉर सेल इन मार्केट। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको ओपन मार्केट में सेल करेंगे। अभी जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो ये बिल बना है फार्मर्स के रिगार्डिंग, उसका मोटिव कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ही तो है, जिसको लेके अभी हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर ये लोग बवाल कर रहे हैं। मतलब ये रोड पर कई तरह के स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। तो अच्छा रजनीश, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन मार्केट में बेच सके, बाहरी इन्वेस्टर्स
एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, इससे क्या होगा, किसानों की जो इनकम है उसमें सुधार होगा। अर्थात पहले किसान जो है वो डिपेंडेंट है मानसून पर, अब उसके मानसून की मानसून में फसल होती है, अब मतलब मानसून हुई तो फसल अच्छी हुई, नहीं हुई तो खराब हो गया, वो बेचारा अगर लोन लिया है तो वो भी बर्बाद। अब जब बाहरी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी तो वो लेटेस्ट आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स यूज करेगा, हाइब्रिड बीज यूज करेगा, और लेटेस्ट नई मॉडर्न जो टेक्निक तरीका है फार्मिंग का वो यूज करेगा, जिससे मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इट्स प्रमोट टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को सेल करने सेल करने को हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। इज दैट क्लियर? सुधांशु, रजनीश, 34 क्वेश्चन, 34 नहीं हुआ था क्या? अच्छा, ये 34 वाला नहीं किया था क्या? देखो, मैंने बताया था तुम लोग को कि इसका डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब बताया था चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी का मतलब बताया था चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन प्राइस, और P का मतलब ओल्ड प्राइस, और Q का मतलब ओल्ड क्वांटिटी। अब चेंज इन प्राइस का मतलब पहले जो प्राइस थी उसके बाद क्या चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, वो उसको हम चेंज इन प्राइस बोलते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी का मतलब पहले के बाद जब प्राइस चेंज हुई अभी, तो उसके बाद क्वांटिटी में कितने चेंज हुए, वो चेंज इन क्वांटिटी हो गया। और प्रीवियस प्राइस क्या था, वो ओल्ड प्राइस हो गया। प्रीवियस क्वांटिटी क्या था, वो ओल्ड क्वांटिटी हो गया। क्लियर? और उसको इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे, और सेट करके हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी होगा वो उसकी एलासिटी होगी। तो इसको आपने निकाला, इसको निकाला है सुधांशु, सॉल्व किया है? 2142 ए या 21.42 आया, यही है ना 21.42। तो मोर एलासिटी है, मोर एलासिटी है इस 21.4 आया, तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। अगर नियर बाई ए 20 के जो भी नियर बाई होगा वो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इज ए 20। समझ में आ रही बात? एक बार और कैलकुलेशन करना, ठीक है? राइट आंसर इज 20, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो अगर नियर, कई बार देखो एक बात ध्यान रखना सुधांशु, कई बार एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके नियर बाई जो भी आंसर है वो आंसर आपको लगाना है, ठीक है? तो वही आंसर सही माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो नियर बाई जो आ रहा है वो आंसर अपने को लगाना है। क्लियर हुआ? क्लियर? तो राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कापन ने कल कर ही लिया था, ऑल ऑफ दिस था, और क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे थे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। अभी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं, डू यू नो अबाउट दैट? जानते हो उसके बारे में, हाँ या ना?
हुआ सुधांशु, एमएसपी में अगर हम एमएसपी मांग रहे हैं या फार्मर्स बिल पर, नहीं यार, एमएसपी दूसरी चीज है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और ये जो अभी आया है फार्मर्स बिल, ये अलग है, दोनों ही चीजें अलग है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे आप देखेंगे जो मोटे फूड ग्रेन्स हैं, जिसमें वीट है, राइस है, दूसरे फूड ग्रेन्स, उनमें गवर्नमेंट ने चाहे शुगर केन है, तो जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अपने होता है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर मार्केट में उनको सही वैल्यू नहीं मिलती है, तो बेचारा जो फार्मर्स है वो उसको लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने लोन ले रखा है, उसके बाद मेहनत भी लगाई, तो उसको एक सही प्राइस नहीं मिलने से बहुत लॉस होता है उस टाइम पीरियड में। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी शुरू किया, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि उसकी जो कॉस्ट है वो और उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग एक रीजनेबल प्राइस उसको दी जाएगी, जिससे उसको लॉस ना हो और वो आगे भी फार्मिंग करने के लिए मोटिवेट होता रहे। तो इसके लिए एमएसपी शुरू किया गया, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उसको एक अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट मिलेगा उसके प्रोडक्शन का, जिससे वो मोटिवेट हो, उसको कोई लॉस ना हो, उसको हम बोलते हैं एमएसपी। दूसरा है फार्मर बिल। फार्मर बिल क्या है जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, इसको समझिएगा। आप जानते हैं इसके बारे में, फार्मर बिल है जो सुधांशु, रजनीश, जानते हैं आप क्या इसके बारे में? नहीं। देखो, जो फार्मर बिल आया है उसमें क्या है समझिएगा, कि अभी जो गवर्नमेंट ने फार्मर बिल लेके आई है उसमें ये है कि एमएसपी तो जाएगा ही, इवन और एमएसपी इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ और प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो अपोजिशन ये कह रही है कि एमएसपी खत्म कर देगी सरकार, एक तो ये र्यूमर फैला रहे हैं। दूसरा कि ये जो फार्मर बिल आया है इसमें क्या होगा कि मान लीजिए पहले जो अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो नॉर्म्स और रूल्स है वो ये होता है कि मान लीजिए आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से, ठीक है, जो आपने प्रोडक्शन किया वो नियर के मार्केट में ही उस प्रोडक्ट को आप बेच पाएंगे। मतलब मान लीजिए कोई एफ या ए गांव का कोई फार्मर है, तो ए गांव के मार्केट में ही अपना वीट और राइस या बार्ली या ग्रेन कोई भी प्रोडक्ट बेच पाएगा। अगर वो चाहे कि बाहर ले जाके किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे मार्केट में अपने प्रोडक्शन बेच सके, जो फूड ग्रेन्स है वो बेच सके, तो उसको परमिशन नहीं है। उसको अपने ही मार्केट, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में अड़हत बोलते हैं, वहीं पर बेचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होता है लोकल मार्केट में कि बीच में मीडिएटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं जी, तो मान लीजिए फार्मर अपना प्रोडक्ट ले गया, तो मीडिएटर कहते हैं मार्केट में तो रेट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, रेट बहुत डाउन चल रहा है, और बेचारे किसान को कंफ्यूज करके और उसके उसके गुड्स को कम रेट में खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। और वो बेचारा ये सोचता है कि इतने दूर ट्रांसपोर्ट करके ले आया, फिर ले जाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, और फिर स्टोर कहाँ करूंगा, तो वो मजबूरी में कम कीमत पर यहाँ पर बेच देता है, जिससे उसको लॉस भी हुआ और मोटिवेट भी नहीं हुआ अगली बार वो खेती करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए। इस रूल के तहत क्या हुआ है कि अब कोई भी फार्मर अपना प्रोडक्ट कहीं भी भारत के किसी भी स्टेट में ले जाके बेच सकता है, इंक्लूडिंग अगर वो चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है दूसरी कंट्रीज को। इसके लिए उनको मोटिवेशन किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाएंगी और वो किसी भी स्टेट में ले जाके अपने प्रोडक्ट बेच सकेगा। अब इससे फायदा क्या होगा जी? पहला फायदा कि मान लीजिए कि जिस स्टेट में अगर वो प्रोडक्ट नहीं होता है और वहां पर महंगी दामों में मिलता है, तो वो वहां से प्रोड्यूस करके वहां पर ले जाके बेचेगा, तो उसको अच्छी कीमत पर आप देखेंगे उसको अच्छी प्राइस मिलेगी अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। और आप देखेंगे जो मीडिएटर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, और ये जो बीच में अब ये जो अड़त है मार्केट में, जो मोनोपोली थी उस एरिया की, वो भी खत्म होगी। अब ओपन मार्केट हो जाएगा, कहीं भी कोई भी ले जाके उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है अच्छी कीमत पर, तो कंपटीशन भी होगा और ये जो मोनोपोली है इनकी वो भी खत्म होगी, और इससे फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। एक बात तो ये। दूसरा, पहली बार एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन करने की बात की गई है। कमर्शलाइजेशन का मतलब कि अगर कोई भी बंदा कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है।
जैसे आज आप देखेंगे हमारे किसान इतना हार्डवर्क करते हैं, हाइब्रिड बीज नहीं खरीद पाते, प्रॉपर इरिगेशन नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू वो खेती नहीं कर पाते। तो उससे जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करके उसकी ज़मीन पर और उनको पैसा देके और बेहतरीन आप देखेंगे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं किसानों से कि हम इस बार आपके जो फूड है, जो भी आपने प्रोडक्शन, जो भी आपने बोया है उसका हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस साल के लिए, और अगर आप प्रोडक्शन प्रॉपर देंगे तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे। तो किसान मोटिवेट होगा कि यार अगर मेरी फसल बढ़िया हुई और बेचूंगा तो हैंड टू हैंड मुझे कैश मिल जाएगा, खेत से ही हमारे जो प्रोडक्ट है वो कट के चले जाएंगे, मुझे कहीं और ट्रांसपोर्टेशन कहीं लेके घूमना नहीं पड़ेगा, मार्केट की बेचना है मुझे। तो इससे क्या होगा कि जो खेती है, जो किसान है, उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये डिमांड बरसों से चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह के रिफॉर्म्स की, लेकिन अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया था। पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, और ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा है अगर ऐसा इनिशिएटिव। अब लोग डरा रहे हैं कि कमर्शियलाइजेशन करोगे तो जो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट, जो रिचेस्ट लोग, वो तुम्हारी जमीन को हथिया लेंगे, तुम्हारी जमीन को कैप्चर कर लेंगे। कैसे कैप्चर करेंगे भाई? हमारी मर्जी है, हम चाहे तो खुद प्रोडक्शन करेंगे और नहीं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, वो कर रहे हैं, जब चाहे तब उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे इनकम जो है किसानों की वो बढ़ेगी, और ये अपॉर्चुनिटी उनको होगी कि आप खुद करना चाहते हो तो खुद करो, नहीं तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो, वो कर रहा है और ईयरली आप उससे टर्न जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे लो। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये इसको र्यूमर झूठ मूठ का फैला के और लोगों को भ्रमित किया जा रहा। अब ये दो जगह ही इसका बाइकआउट हो रहा है, एक तो पंजाब में और दूसरा हरियाणा में, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वीट और राइस का प्रोडक्शन यहीं पर होता है और वेस्टर्न यूपी में। रीजन ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिडिल मैन को होता है, क्योंकि मिडिल मैन जो है वहां पर बहुत ही डोमिनेंट है, और ये मिडिल मैन के थ्रू ही आप देखेंगे किसान जो है अपने प्रोडक्ट बेचता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल मैन को होने वाला है इसमें, क्योंकि मिडिल मैन का जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो खत्म ही हो जाएगा। तो वही लोग बाइकआउट कर रहे हैं और इसको माहौल बना रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको वापस ले। बाकी जो रियल में किसान है उसको या तो पता नहीं, और पता है तो सोच रहा है कि मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो कहीं भी ले जाके बेच दूंगा। समझ में आ रही बात? सुधांशु, फार्मर्स आप देखिए, जो जेन्युइन फार्मर्स है उनको अगर आप ये बताएंगे तो नहीं। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस पैसे मिल गए वो प्रोटेस्ट करने चले गए। आपको मालूम है ना, एनआरसी जब आई थी तो उसमें मीडिया वालों ने पूछा कि भाई तुम किस चीज का विरोध करने आए, तो कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को बाहर भगा रहे हैं। ऐसा तो आपने यहाँ तो आधे 90% लोगों को तो बिल ही नहीं पता होता है कि वो बिल है क्या। जैसे अपन लोग पढ़े लिखे हैं, अगर किसी ने पढ़ा है तो मालूम है, नहीं तो सुन रहे हैं बस कि फार्मर बिल आया है जिसमें एमएसपी सरकार बंद कर रही है और कमर्शियलाइजेशन कर रही है जिससे किसानों की जमीनें छीन जाएगी, ये सब सुन रहे हैं। लेकिन हमने उस बिल को पढ़ा नहीं कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। समझ में आ रही बात? तो इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा बाइकआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल मैन थे उनको ये प्रॉब्लम होने वाली थी, अब उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, सीधे कस्टमर टू आप देखेंगे फार्मर, मतलब जो भी जिसको भी वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है उनके बीच डील होगी। तो वो मिडिल मैन जो बीच में प्रॉफिट ले जाते थे, रियल प्रॉफिट ले जाते थे किसानों का, वो चला जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और वही माहौल बना रहे हैं इसके खिलाफ। क्लियर हुआ? ये है। तो अभी जो आया है बिल ये काफी बेनिफिशियल है, और अगर ये बिल इंप्लीमेंट होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम 5-7 सालों में बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी सुधरेगा। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन 36। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 37, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। बताइए रजनीश, सुधांशु, आंसर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर दीजिए। रजनीश आंसर, सुधांशु राइट आंसर, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1982 में इस बैंक की स्थापना करी थी। इसी समय एक और बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, नाम बताएंगे क्या आप उसका? इसी समय एक और बैंक एस्टेब्लिश किया गया था स्यूरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। उस बैंक का नाम क्या था? इसी समय एक और बैंक एस्टेब्लिश किया गया था सुधांशु, रजनीश, उस बैंक का नाम क्या है? बताइए, गिव मी आंसर। क्या हुआ सुधांशु, रजनीश? नहीं पता? अरे इसका नाम नहीं सुना है, इसका नाम नहीं सुना है क्या? सुधांशु नाम पता है इसका? रजनीश? तो फिर 1982 में ही नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लोन फाइनेंस करता है। ठीक है, तो इसकी भी ये भी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1982 में हुआ था। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर आए तो बता दो, LIC कब स्टैब्लिश हुआ जी? व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड LIC? गिव मी आंसर। LIC और GIC, इन दोनों का आंसर बताइए। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड? सुधांशु, गिव मी आंसर। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड? एग्जैक्टली। और GIC? GIC नहीं पता, 1972। अच्छा, दोनों में डिफरेंस पता है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LIC और GIC? नो भाई, LIC जो है वो ह्यूमन बीइंग का आप करती क्या करती है? LIC टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस करती है कि आपने टर्म प्लान में इन्वेस्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस की, आपकी डेथ के बाद आपके परिवार को इतना मिलेगा। ह्यूमन बीइंग का LIC करती है। GIC जो है ये करती है बॉस गुड्स का, जैसे कार इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस, गुड्स जितने भी तरह के होते हैं उन सब का इंश्योरेंस करती है कौन? GIC। इसको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो ये जनरल इंश्योरेंस जो गुड्स है, कार है, आप देखेंगे हाउस है, उसके बाद फर्टिलाइजर, ये एग्रीकल्चर है, जितने भी इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं वो GIC करती है। क्लियर? क्लियर हुआ सुधांशु? यस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1972 था। चलिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर बता। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज, कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का? बताइए, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताओ सुधांशु, रजनीश, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। डू यू नो अबाउट दैट? अरे बताओ हाँ या ना। CM। अच्छा, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब इन दोनों का आंसर बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड। सुधांशु आप लिख रहे हैं प्रेसिडेंट और PM, यही लिखा है ना आपने? यही लिखा है ना? देखो, मैंने स्टेट के बारे में पूछा है, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं पूछा है सुधांशु, मैंने स्टेट के बारे में पूछा है, जो स्टेट है उनके बारे में पूछा है मैंने। बताइए। LG का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। देखो इधर, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सीधा सा इसका आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुधांशु जानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ये पता है कि नहीं?
यस और नो बोलो, अगर पता है तो बताओ यस और नहीं। देखो अब ये आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे देश में गवर्नमेंट दो लेवल पर है, मतलब हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में दो लेवल पर गवर्नमेंट है। पहला है आप देखेंगे सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो लेवल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह की है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, और लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, ये ऐसे ही स्टेट में एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम और उसका कैबिनेट होता है। और लेजिस्लेशन में क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेज हैं। यहाँ हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर है सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर के बाद सीएम और फिर उसका कैबिनेट। अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये हो गया इनका फॉर्मेशन। अब आप पूछता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है और रियल हेड कौन होता है। तो अंतर समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल और रियल हेड ये दोनों ही लेवल पर होता है। यहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड होता है और यहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड होता है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तो ये होगा आपका प्रेसिडेंट, और रियल हेड की बात करें तो वो होगा पीएम। अगर यही हम स्टेट की बात करें, स्टेट के रिगार्डिंग, तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा गवर्नर और रियल हेड होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब तुम कहोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड का मतलब क्या होता है, तो इसका डिफरेंस दोनों के रिगार्डिंग एक ही है जो आपको समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे टॉप पोस्ट पर बैठा हो, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, हायरार्की में सबसे टॉप एंड पे हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पोस्ट हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे ऊपर एक तो हो गया। दूसरा कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी काम पीएम और कैबिनेट से मिलके करता है, मतलब उनको सपोर्ट करता है उनके काम में। ठीक है, उसके पास रियल मतलब उसके पास सारे राइट्स नहीं है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि वो स्टैचू के रूप में है, वो बस पीएम और कैबिनेट को कोऑपरेट करता है उनके काम में, उसके पास राइट नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं कि हेड तो बना दिया सबसे बड़ा, लेकिन कोई उसको राइट नहीं दिए। एक बात। दूसरा, पीएम को रियल हेड बोलते हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सारे राइट्स पीएम के पास है, वो कैबिनेट के साथ मिलके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, जो भी पीएम होगा वो अपने कैबिनेट के साथ मिलके कोई भी रूल बना सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। तो सारे राइट पीएम और कैबिनेट के पास होते हैं, इसीलिए इसको रियल हेड कहा जाता है, वास्तविक प्रमुख, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो सेम बात है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब स्टेट में सबसे बड़े पोस्ट पर है, लेकिन उसके पास राइट नहीं है, उसके राइट का इस्तेमाल करता है सीएम और कैबिनेट। ठीक है, और रियल हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं और वही कोई नए रूल रेगुलेशन बनाता है, और आप देखेंगे वो एग्जीक्यूट करता है और नए डेवलपमेंट्स मॉडल्स तैयार करके स्टेट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, पीएम और सीएम के बिलो कौन है चार्ट में? पीएम और सीएम के बिलो है कैबिनेट, पीएम के नीचे भी कैबिनेट और सीएम के नीचे भी कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब उसका मंत्रिमंडल, जिसके साथ वो मिलके आप देखेंगे गवर्नमेंट रन करता है। पीएम अकेले तो गवर्नमेंट रन नहीं कर सकता ना जी भाई, मेजोरिटी का जो भी लीडर होता है इसमें लोकसभा में, उनके उसमें एक बंदे को, मेजोरिटी के लीडर को पीएम बनाते हैं, और पीएम फिर उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से नाम रिकमेंड करता है जो उसके कैबिनेट में शामिल होते हैं, और वो लोग ये दोनों मिलके गवर्नमेंट रन करते हैं, सरकार चलाते हैं। ऐसे ही स्टेट में यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी का लीडर होता है वो बनता है सीएम, और फिर उन्हीं में से इलेक्टेड मेंबर में से आप देखेंगे अदर मेंबर्स को अपॉइंट करता है अपने कैबिनेट में, मतलब मंत्रिमंडल में, और फिर इनके थ्रू मिलके गवर्नमेंट रन करता है। इज दैट क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? सुधांशु, पूरी तरह से कंफ्यूजन क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, ये हमेशा ध्यान रखना
ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अगर अपन समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड। अब ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब घर में दादाजी, ग्रैंडपा, और रियल हेड का मतलब पापा, और कैबिनेट में चाचा, मम्मी, भाई भाई सब लोग हो गए। तो रियल में घर में ग्रैंडपा क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। भाई सब कुछ हो जाता है तो उनसे पूछा जाता है, फाइनल सिग्नेचर करवाते हैं। बाकी रियल में कौन करता है? पापा, मम्मी और चाचा मिलके सारे करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शोज करता है? बताइए बताइए सर। बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 39, बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। सुधांशु ने बता दिया, रजनीश बताइए, रजनीश बताइए। बैलेंस शीट का ओहो, बैलेंस शीट का मतलब होता है सर बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हम किसी भी, आप देखेंगे कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डेटा होता है उसमें एक बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना माल आया, कितना बेचा, आउटपुट का। तो इसमें क्या होता है? बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट्स की एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों होती हैं कि कितना प्रोडक्ट आया, कितना बना, कितना बेचा और क्या क्या किया। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट कॉमर्स इकोनॉमी की भाषा में। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन इकोनॉमी? गिव मी आंसर। मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन इकोनॉमी 40 का डी। वेरी गुड, राइट आंसर डी है बॉस, एग्रीकल्चर। क्यों? आपको मालूम होगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो हमारे देश की आज भी 54% पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन की मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन, पहले तो ये 70% था, ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे नियर अबाउट 60% के आसपास हमारे देश की मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिनका जो इनकी बेसिक नीड ही फुलफिल होती है। उसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। तो इसलिए जो मेन स्ट्रीम है हमारी इंडियन इकोनॉमी का वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की डिपेंडेंसी है। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भी ये काफी कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है उन सेक्टर्स को रन करने में। इसलिए मेन स्ट्रीम क्या होगा? एग्रीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए सर। स्टेट्स अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यू किसके थ्रू अर्न करते हैं? बताइए सर आंसर। स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए, बोलिए सर, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का जल्दी आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो भाई, क्या हुआ? बताइए सर। नहीं, क्या हुआ? सुधांशु, रजनीश कहां चले गए? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से अर्न करती है? अब एक्सप्लेनेशन देख लो। टैक्स फाइन्स, जो टैक्स कलेक्शंस होते हैं, टैक्स के फाइन से नहीं। कस्टम ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। लाइसेंस सेल्स
ये इससे भी नहीं। कमर्शियल टैक्सेस, कमर्शियल जो टैक्सेस होते हैं उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। कमर्शियल जैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, क्योंकि इसका रेशियो बहुत ज्यादा है, 30% के नियर बाई। और जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो 30% के नियर बाई टैक्स पे करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें टैक्स के कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो कमर्शियल टैक्स, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उनका टैक्स रेट जो होता है वो हाई होता है, और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इन्हीं से मिलता है। आई बात समझ में सुधांशु? सुधांशु क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, कमर्शियल टैक्सेस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आंसर तो इसका, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रजनी इस आंसर दीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, राइट आंसर है बी, 65-66 में हमने ये रिवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। ये ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये टाइम आप देखेंगे प्लान हॉलिडे का भी था, इसके बाद प्लान हॉलिडे शुरू हो गया था, और इस दौरान हमारे देश में मास लेवल पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ। नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन ने हाइब्रिड बीज शुरू किया, HYVP कल बताया था मैंने आपको, और इन दोनों ने मिलकर हाइब्रिड बीज बनाए और बड़े पैमाने पर वीट और राइस का प्रोडक्शन हुआ। कहां पर? सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड स्टेट्स कौन से? पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहीं पर सबसे ज्यादा इन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में इन तीनों स्टेट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो राइट आंसर इज बी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिमांड डेफिशिएंसी इन ए इकोनॉमी? क्या होगा जी अगर डिमांड डेफिशिएंसी हो, मांग में कमी आ जाए तो? अगर मांग में कमी आ जाए तो क्या होगा? बताइए सर, आंसर, आंसर बताइए। बहुत ज्यादा मांग में कमी हो जाए तो मंदी आएगी मेरे लाल, मतलब लैक ऑफ मोर डिमांड, बहुत ज्यादा मांग में कमी आ जाए तो। नॉर्मल अगर डिमांड, जैसे अभी अभी तुम लोगों ने सुना है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये एडवांस दिया है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सुना है क्या? ये न्यूज में आया था कल परसों, सुना है ना? तो वो क्यों दिया है? आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये एडवांस दिए हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, और फिर वो इंस्टॉलमेंट में वो पैसे उनके कटेंगे। रीजन कि आप देखेंगे अभी इस पैंडेमिक की वजह से डिमांड, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया। तो उस कंडीशन में अब लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो गुड्स की डिमांड करें। तो उस कंडीशन में सरकार क्या करती है? तो प्राइस कम करती है, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको फंड देके और डिमांड रेज करती है। तो इसके लिए दो काम होता है, मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ाए। अभी आप देख लीजिएगा, हर बैंक के होम लोन हो, कार लोन हो, या आप पर्सनल लोन हो, इनके इंटरेस्ट रेट अभी लोएस्ट रेट पर है, लोएस्ट रेट पर। जो लोग कार लोन के लिए 9.5% से नीचे नहीं आते थे, वो इस समय 7.5 पर दे रहे हैं। होम लोन 6.9, जो कभी 7.5 से ऊपर ही होता था। पर्सनल लोन जो कभी 12-14% होता था, वो आ गया 8%। तो आप देखेंगे, एक तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा एडवांस देके उनको डिमांड रेज करती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा तो आप डिमांड रेज करेंगे। दूसरा, मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ाती है। कैसे? तो रेपो रेट कम करके, और आप रेपो रेट और बैंक रेट कम करके कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ाती है, ताकि अधिक से अधिक लोग पैसा लें और डिमांड रेज करें। तो जब पैसा आएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि रिसेशन तब आता है जब ज्यादा लैक ऑफ डिमांड होता है, उस कंडीशन में तो बिल्कुल इकोनॉमी डंप हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप देखेंगे लैक ऑफ डिमांड है, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन।
स्थिरता, मतलब इकोनॉमी आपकी स्थिर हो जाती है। अब ना ज्यादा डिमांड और सप्लाई जो है, सप्लाई और डिमांड का जो चेन है वो ब्रेक होना शुरू होता है। तो ये स्टार्टिंग फेज है। अगर इससे ज्यादा डिमांड घटती है तो उस कंडीशन में रिसेशन आता है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44। बताइए। सप्लाई कर्व से रिलेटेड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग किसकी होती है? बैकवर्ड बेंडिंग, राइट आंसर इज डी। भाई अपवर्ड आप देखेंगे 44 डी होगा, कैपिटल नहीं होगा। सप्लाई कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज रिलेटेड टू बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है वो होता है लेबर से, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर जो है वो है डी। क्लियर? क्लियर हुआ सुधांशु? ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये तो कर लिया हमने, ये हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 45 किया था, या मतलब नेचर चेंज करके वर्ड चेंज है, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। इसका राइट आंसर तो मालूम ही होगा तुम लोगों को, क्या होगा जी? राइट आंसर सी, रिपीटेड है। वेरी गुड। चलिए रिपीटेड है तो अब यहां पर कुछ 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। रिपीटेड क्वेश्चन पर 4 आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। अब वो 4 क्वेश्चन कौन है? आप तैयार हैं उन 4 क्वेश्चंस बैक टू बैक उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? बोलिए, आप तैयार हैं 4 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बैक टू बैक? ठीक है चलिए मैं आंसर देता हूं। 1 मिनट थोड़ा लाइन रहेगा, ये एक कुछ कनेक्शन एरर है, 1 मिनट। अरे रुको भाई, पहले वो तो फाइल खोल लूं। कहाँ गया वो फाइल? यार अमित तो उसमें क्वेश्चन अभी दिया मैंने। हाँ माइक बंद। आइए तो यहां पर इसका राइट आंसर सी था। मैंने बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस बोले थे पूछने के लिए। चलिए आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड इकोनॉमिक सर्वे? आर्थिक सर्वेक्षण कौन पब्लिश करता है? बताइए। रजनीश, सुधांशु, हु पब्लिश्ड इकोनॉमिक सर्वे? कौन करता है पब्लिश? आंसर जल्दी फटाफट। सुधांशु ने आंसर दिया है, रजनीश बताइए। बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर इज
एफएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? गिव मी आंसर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सुधांशु, रजनीश, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है जो बहुत पॉपुलर है, उस बुक का नाम क्या है? एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पे, उस बुक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाई एडम स्मिथ? नहीं पता? देखो, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखी है एडम स्मिथ ने, बहुत पॉपुलर बुक है और इसमें उन्होंने पूरे इकोनॉमी के बारे में बताया इसमें, और इसी बुक के आधार पर उनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक रिटन बाय एडम स्मिथ, हु कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु रिकमेंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? हु रिकमेंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? किसने आर्थिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? हु रिकमेंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? हु रिकमेंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? बताइए सर, गिव मी आंसर। डोंट नो। एक तो अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम जानते हो तुम लोग, किसने इसकी रिकमेंडेशन करी थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम मालूम है? नो नो। देखो, आपने पंचायती सिस्टम पढ़ा है? पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? आपने नाम सुना है क्या इनका? बलवंत राय मेहता, सुना है नाम? बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। 3 टीयर सिस्टम क्या? विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 रिकमेंड किए थे जिनको गवर्नमेंट ने फॉलो किया, और ये 3 टायर सिस्टम अभी इंप्लीमेंट है। महात्मा गांधी ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सभी सोसाइटी के सभी ग्रुप में, तो ये जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, तभी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम की बात तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने करी थी, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करी थी महात्मा गांधी ने, कि कहा था कि भाई अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो इक्वली सभी सोसाइटी के ग्रुप में, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हमें इकोनॉमी करनी होगी। क्लियर? तो राइट आंसर ही। तो ये हो गए आपके कुछ 4 क्वेश्चन जो यहां पर पूछे, फिर मैं ऐसे ही आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है? चलिए अब ये तो हो गया। अब मैं दूसरी सीट ओपन करता हूं, एक मिनट। चलिए अब यहां पर आइए, बताइए सर इसका आंसर। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विथ, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट सीट है, नेक्स्ट सीट में कह रहा है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य
इज रिलेटेड विथ, डू यू नो अबाउट दैट? सुधांशु, रजनीश, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं? चलिए, सुधांशु ने 1 का बी आंसर किया है। रजनीश आप बताइए। देखिए, कौटिल्य, ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र, इसका नाम है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य ने निकली। कौटिल्य कौन? तो ये आप देखेंगे मौर्य फेज के रूलर थे, मौर्य एम्पायर के, ठीक है। और मौर्य एम्पायर में आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य जो थे उनके टाइम पीरियड में ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और इन्हीं के कोऑपरेशन से चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था धनानंद को, और फिर एक नई डायनेस्टी फाउंड की मौर्य डायनेस्टी के नाम से, ठीक है। अब जो ये कौटिल्य है, इनके 3 नाम थे, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्ता भी है, और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, इसका नाम तो है अर्थशास्त्र, जिससे लगता है कि ये इकोनॉमी का टर्म है, इकोनॉमी के बारे में इसमें बताया गया है, बट इसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल जो रीजन है उस टाइम पीरियड का, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में डिफाइन किया गया है मौर्यन डायनेस्टी का, ठीक है, या मौर्यन पीरियड का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं क्लियर? ओके, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स? बताइए सर इसका आंसर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कह रहा है कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, आंसर दीजिए इसका। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए सुधांशु। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, रॉन्ग आंसर। रजनीश आप आंसर दो। देखो तीनों को डिफाइन करते हैं। कार और टेलीविजन एक बार परचेस कर लिया तो 10 साल का काम खत्म, मतलब ड्यूरेबल गुड्स है भाई। आप देखिए आपके घर में 10-10 साल पुराने टेलीविजन पड़े होंगे, एक बार खरीद लिए तो 2-4-10 साल का काम खत्म, जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, क्लियर। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सेमी ड्यूरेबल नहीं है। मिल्क आप 24 घंटे से ज्यादा, 48 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, मतलब आपको एक फिक्स टाइम पीरियड है, 2 से 2, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा तो वो 1 दिन में ही फट जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसके प्रोडक्ट की वैलिडिटी होती है 3 दिन 4 दिन, या आप जो पनीर वगैरह बनते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करके और केमिकल डाल के करते हैं तो वो मुश्किल से 35-30 दिन का, 1 महीने का ड्यूरेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें, अदर फूड ग्रेन्स और उससे रिलेटेड अदर फूड ग्रेन्स, तो ये सेमी ड्यूरेबल है। ये 2-3-4 महीना आप चावल, दाल, वीट खरीद के ला कर, चना, बार्ली, ये सब चीजें जो खरीद के, इनको आप 2-3-4 महीने तक आराम से स्टोर, 5 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने सही जगह स्टोर किया तब तो ठीक है, गलत जगह स्टोर किया तो फिर वो नीचे से खराब होने लगता है, या घर में रैट वगैरह चूहे जो है वो उनको खराब कर देते हैं। तो ये है सेमी ड्यूरेबल, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट कम से कम 5-6 महीने की हो, मतलब 4-5 महीने से ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर हुआ जी? अरे यस और नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? तो राइट आंसर इज सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ। बताइए, प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ। सुधांशु बता दिया आपने। रजनीश देखिए कह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो किसके अंदर आता है, वो कम्युनिटी। नेचुरल प्रोसेस में कौन आएगा, नेचुरल प्रोसेस से किस चीज का प्रोडक्शन होता है, सीधी सीधी बात है, प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं वो सब नेचुरल होते हैं। अगर आप सेकेंडरी का देखेंगे तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है। भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, नेचुरली प्राइमरी सेक्टर से। फिर उसके बाद जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें उसको रिसाइकिल करके या उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम दूसरे रूप में उसको चेंज करते हैं। और टर्शियरी सेक्टर में आप देखेंगे सर्विसेज हैं, वो होंगी नहीं। तो इट्स ए पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोई ट्रिक नहीं है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है तो ये सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्राइमरी सेक्टर से है। क्लियर? तो राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। बताइए सर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कर में कर का प्रभाव और कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ओनली वन पर्सन पर पड़ता है उसका बर्डन, और उसी क्षेत्र पर पड़ता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 3 का बताया रजनीश और जितेंद्र, सॉरी ये सुधांशु। आंसर बताओ भाई 4 का। 4 का आंसर बताओ क्या हुआ। 4 का डी बता रहे हैं रजनीश सुधांशु। 4 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी बता रहे हैं आप लोग। अब देखो, अब इसको हमें समझने की जरूरत है कि 4 का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं। सेल्स टैक्स आप देखेंगे दुकानदार पे करता है। ठीक है, जितना प्रोडक्ट उसने बेचा उसके बदले जितना सेल किया और उससे जो प्रॉफिट हुआ उसके बदले वो सेल्स टैक्स देता है। तो ये नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी, ये कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस पर आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी एंटरटेनमेंट सेंटर अगर आप चला रहे हैं तो इसका बर्डन एंटरटेनमेंट टैक्स लेता किससे है वो, बोलो भाई। एंटरटेनमेंट टैक्स, अपन मूवी देखने जाते हैं तो जो टिकट 70 रुपए की होनी चाहिए उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा के वो हो जाती है 120 रुपए की या 150 रुपए की। तो अपन पे करते हैं ना, तो लोड उसका किसका पड़ा, तो जो थिएटर का मालिक है उसके ऊपर लोड थोड़ी पड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स में, नहीं पड़ा। उसने तो हमसे लिया और फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया एंटरटेनमेंट टैक्स। तो डी कैसे होगा भाई, वो कह रहा है कि एक ही पर उसका बर्डन पड़ता है। राइट आंसर सी होगा ना, कॉर्पोरेट टैक्स। भाई कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, वो कॉर्पोरेट अपना बिजनेस चला रही है, कॉर्पोरेट अपने जो भी चीजें वो प्रोड्यूस या कोई भी चीज कर रही है, तो उसके बदले उसको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है उस कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर उसने बना रखा है उसके लिए। और वो बर्डन उसी कॉर्पोरेट का जो मालिक है उसके ऊपर पड़ता है। वो किसी से लेता नहीं है, वो खुद पे करता है, खुद बियर करता है। वो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वो किसी से थोड़ी लेता है, चाहे आप इंप्लॉइज से चाहे कस्टमर से, किसी से नहीं लेता। वो खुद बियर करता है और उसका बर्डन सिर्फ और सिर्फ उस पर पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो राइट आंसर इज कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हिंदी में निगम कर कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वैल्यू एडेड टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन ईयर। मतलब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में वैल्यू एडेड टैक्स कब इंप्लीमेंट किया गया, कब शुरू किया गया। व्हेन वाज स्टार्टेड वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडियन टैक्स सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, व्हेन वाज स्टार्टेड, गिव मी आंसर। इसका आंसर मैंने तुम लोगों को बता रखा है। ठीक है, 5 का सी कैसे होगा सुधांशु,
2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2004 में, ठीक है। 2000 पीछे मैंने जब तुम लोगों को एक बार मैं समझा रहा था तो उस समय बताया भी था कि 2004 में इस वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो राइट आंसर बी होगा ना, सी नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट सुधांशु? बिल्कुल वही एक्ट आया था और इस एक्ट के थ्रू बाकी स्टेट में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ये एक्ट 2005 में आया था, बट इसको स्टार्ट मतलब इनिशियली लेवल पर शुरू कर दिया गया था 2004 में, और फाइनली उस एक्ट के थ्रू सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर दिया गया था पूरे भारत में 2005 में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये अगर पूछे कि थ्रू आउट ऑफ इंडिया कब लागू किया गया तो 2005 में, बट इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे इसको 2004 में। जैसे अभी आप देखेंगे जीएसटी कई सारे स्टेट्स में शुरू में उन लोगों ने नहीं माना, मतलब कि इंप्लीमेंट करने पर, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 4-5 साल तक बियर करेंगे जो भी आपको रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, आइए, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को पता है। मोर बर्डन ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच, इट कॉज्ड सेम बर्डन ऑन रिच एंड पुअर, लेस बर्डन ऑन पुअर ऑन कंपेयर टू रिच, नन ऑफ दीज। राइट आंसर बिल्कुल नवीन आ गए। भाई तुम लोग सोते सोते आते हो और सोते सोते जाते हो। नवीन कहां थे अभी तक? क्या कहानी है तुम्हारी? है? कल आधे में गायब हो गए और आज अभी आ रहे हो। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे 3 मिनट की क्लास हो गई तो अभी आ रहे हो और क्लियर बता रहे हो। चलिए, तो ये अपन इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन टैक्स ऑन रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव की बात हमने करी थी। अब आप यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल बता दीजिए मुझे, ये किस कंट्री में लागू है, किन कंट्रीज में इंप्लीमेंटेड है, और ये किस कंट्रीज में इंप्लीमेंटेड है, बताओ, आंसर बताइए। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव किस में है? वेरी गुड, डेवलप्ड कंट्रीज में। और इस प्रोग्रेसिव किस में है? प्रोग्रेसिव ओए होए, टाइफाइड हो गया नवीन तुमको? ओ यार, मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया। चलो, गेट वेल सुन, जल्दी आराम, जल्दी ठीक हो जाओ, दवाइयाँ लो, मेडिसिन, और आराम करो। बहुत ज़्यादा आराम की जरूरत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा थकान होता है। ठीक है, तो आराम करो और आराम से लेट के पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में इंप्लीमेंट है और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो आपको मालूम होगा कि मोर बर्डन ऑन पुअर, जो गरीब लोग हैं इन पर ज्यादा बर्डन होता है कंपेयर टू रिच, क्योंकि जो सबसे कम टैक्स जो सबसे कम कमाता है वो अधिक टैक्स पे करता है और जो ज्यादा कमाता है वो कम पे करता है। और डेवलप्ड कंट्रीज में इसको इसलिए इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वहां पर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो वहां पर जो पुअर लोगों की संख्या है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और जो गरीब है भी तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, इसलिए वहां पर गरीब नहीं है, मतलब पॉइंट में होंगे गरीब लोग, बाकी सभी अमीर है, सबके पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है। तो कहा गया कि जहां यहाँ पर 99% लोग अमीर हैं और अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम रखते हैं तो हर आदमी टैक्स की चोरी करता है और चोरी करेगा तो जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इस वजह से वहां पर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम रखा गया है। प्रोग्रेसिव में जो जितना अर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। कम कमाएंगे कम देंगे, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं देंगे। तो ये राइट आंसर ए है, मोर बर्डन ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाई, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, बताओ
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्या है सुधांशु, ये बताओ, गिव मी आंसर, बताइए। बताओ जल्दी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा को बोलते हैं, और फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। बिल्कुल, तो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में। और इसको जो भी हमारे कन्वर्ट होते हैं पैसे फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, उसको एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, एक बड़े संस्थान के रूप में, एफएमा के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, तो फेरा इज कन्वर्टेड इन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गिव मी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये शायद रिपीट क्वेश्चन है क्या, देखना, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है शायद, ये क्वेश्चन कर लिया है अपन ने। फिर भी आंसर बताओ अगर तुम लोगों को याद है तो। गिव मी आंसर। बताइए जल्दी, बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। बताओ क्या हुआ। आंसर दीजिए सुधांशु। राइट आंसर है इसका एसडीआर, नॉट ए पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता है, एसडीआर। ठीक है, तो 7 का राइट, सॉरी 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 सॉरी, 7 का राइट आंसर ईडीबी नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। राइट आंसर इज डी, फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज। इट्स ए नॉट ए पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गोल्ड भी होता है, एसडीआर भी होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एसडीआर रखती है, ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। फॉरेन करेंसी एंड एसेट्स हैं, बट ये जो है फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक और कोऑपरेटिव बॉडीज के पास जो सिक्योरिटीज है और फॉरेन करेंसी है, ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट होता है उस देश की गवर्नमेंट का, उस देश के बैंकों का। ठीक है, तो ये तीन तो होंगे, गोल्ड, एसडीआर और फॉरेन करेंसी। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी में जो कोई भी हम किसी भी देश की करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसमें गोल्ड और फॉरेन करेंसी हम देते हैं, तो ये जमा होती है फॉरेन रिजर्व के रूप में। ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व में तीन चीजें, गोल्ड, एसडीआर और फॉरेन करेंसी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, funds which continuously shifted from country with low interest rate to those with high rates is called। क्या कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट। सुधांशु, नवीन को तो रहने दो, आराम कर रहे हैं, आंसर दीजिए। देखो इसका राइट आंसर है हॉट मनी। डॉलर को हम हॉट मनी बोलते हैं। हॉट मनी का मतलब गर्म मुद्रा नहीं है, हॉट मनी का मतलब है कि एक वैलिड करेंसी बनाई गई जिस पर पूरे वर्ल्ड का जो फॉरेन ट्रेड है वो डिसाइड किया जाएगा, और एक ऐसी करेंसी जिसकी लिक्विडिटी और फ्लोटिंग पूरे वर्ल्ड में है। तो अमेरिका क्योंकि एक डेवलप कंट्रीज है और उसकी ऑलमोस्ट सबसे रिचेस्ट कंट्री है, तो उसकी करेंसी को हॉट मनी कहा जाता है, डॉलर को, और उसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड और जो दूसरी चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको
मेजर किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज हॉट करेंसी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग रेट्स भी डिसाइड होते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि अपन लोग डॉलर के अकॉर्डिंग ही अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं, या अगर फॉरेन ट्रेड में अपन को कन्वर्टिबिलिटी करनी है या मान लो डिवैल्यूएशन करना है तो अपने को डॉलर के अकॉर्डिंग ही अपन करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। और हॉट मनी कौन है? डॉलर। डॉलर को हॉट मनी कहा जाता है सर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ, सुन रहे हो या सो गए सब लोग? बताइए जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी दिखा दूं। कृषि लागत और मूल्य आयोग किसका एक संलग्न कार्यालय है? बताइए। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ। बताओ सुधांशु, गिव मी आंसर। 10 का आंसर दीजिए, बताओ। 10 का आंसर नहीं सुधांशु, इट्स ए पार्ट ऑफ बी। आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, नॉट। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग करती है, ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये बी का पार्ट है, ठीक है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट और प्राइस को अटैच करता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। भाई जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है, जैसे एमएसपी है, दूसरी जो चीजें हैं वो कौन डिसाइड करेगा? कॉमर्स इंडस्ट्रीज थोड़ी करेगी, वो तो जो इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करती है। जहाँ जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और फार्मर्स वेलफेयर वो डिसाइड करती है कि एमएसपी और दूसरी ऐसी प्राइस हमें डिसाइड करनी है जिससे फार्मर्स को प्रॉब्लम ना हो, इनको एक रीजनेबल अमाउंट मिले जिससे वो मोटिवेट रहे दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्लियर? ये उसका पूरा नाम है। समझ में आ गई बात सुधांशु? अरे यस और नो? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which type of farming involves both the growing of crops as well as raising of livestock? बताइए क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की खेती में फसलों के बढ़ने के साथ साथ पशुधन का उत्थान भी शामिल है? 11 का आंसर बताइए सर। मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। कौन, किस टाइप की फार्मिंग में? ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। तो आपको इसका आंसर देना है किस तरह की फार्मिंग में हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो राइट आंसर इसका है ए है इसका राइट आंसर। मिक्स फार्मिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं जी, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, मतलब पशुपालन भी करते हैं। तो खेती और पशुपालन जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग का एक अप्रोच है। मिक्स्ड एग्रीकल्चर नहीं होता है, ट्रंक एग्रीकल्चर नहीं, डेयरी फार्मिंग नहीं। तो ये फार्मिंग का मिक्स फार्मिंग का एक टाइप है जिसमें अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही आप कर रहे हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर ए होता है उसका। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि पूरा इज ए स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉन्सेप्ट गिवन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पूरा? बताइए सर, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूरा। अटल बिहारी कह रहा हूं, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये पूरा का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? नहीं पता सुधांशु? देखो इसका राइट आंसर है सी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। भाई आप देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे, तो उन्होंने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक बात कही थी। उन्होंने कहा था
कि अगर अर्बन एमिनिटीज जो है वो अगर गांवों में भी हो जाती है तो हम रूरल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अर्थात जैसे एमिनिटीज में आप देखेंगे अर्बन एरियाज में अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये सारी एमिनिटीज हैं, एंटरटेनमेंट सेंटर, शॉपिंग मॉल्स, एवरीथिंग। गांव में कुछ नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं होती है तो गांव के लोग डाउन टू मतलब बिल्कुल बेसिक हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। जब ये अर्बन एमिनिटीज गांव में होंगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा, मतलब इनकम बढ़ेगी, जॉब आप देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, लोगों को मोर एंड मोर मनी गेन करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और फिर आप देखेंगे गांव भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्बन एमिनिटीज को रूरल एरियाज में डेवलप किया जाए, इससे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सकता है। जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाए तो गांव में भी आप देखेंगे कंपनीज और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, और इस तरह से जब एस्टेब्लिश होंगी तो लोगों को मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी जो एमिनिटीज है, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स, ये सब वहां भी खुलने लगेगी और गांव को भी हम अर्बन जैसे डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर सी। क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ये कब आया जी? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग कब बनाया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब जो कृषि एग्रीकल्चर कॉस्ट है और फिर उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी किसानों को एक एमएसपी देने के लिए, ये कब बनाया गया था ये कमीशन? व्हेन वाज एग्जिस्टेंस? तो ये बना था बॉस जनवरी 1965 में, ये इसको बनाया गया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर कॉस्ट क्या है और फिर उस एग्रीकल्चर कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्राइसेस क्या होनी चाहिए, जिससे किसानों को प्रॉपर उनके जो प्रोडक्शन है उनकी एक रीजनेबल प्राइस वैल्यू मिले ताकि वो मोटिवेट रहे। तो जनवरी 1965 में ये कमीशन फॉर्म किया गया, ये डिसाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर कॉस्ट और उसकी प्राइसेस डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो 13th का राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए सर। सही था 13 का आंसर, सही था रजनीश। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ISI मार्क इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? एक ISI भी होता है और एक ISO भी होता है, मालूम है ना, और एक है ISI। बताओ, आंसर बताइए, आंसर बताइए सर इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सुधांशु ने ए बताया है। देखिए ISI ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है कंपनीज द्वारा, उन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक गुड्स पर ऑलमोस्ट लगता है ISI मार्क, जिसमें आप इलेक्ट्रिक केबल है, इलेक्ट्रिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब पर। ये उसकी क्वालिटी को शो करता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर ISI मार्क है तो इसका मतलब आप उस क्वालिटी पर रिलाय कर सकते हैं कि इसमें उन मापदंडों को ध्यान में रखा गया है कि इसको बनाते समय, और उन्हीं को ISI मार्क दिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, उन पर ये मार्क लगाया जाता है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल को शो करता है। ठीक है, कि बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाया गया जिससे कोई नुकसान हो सके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक गुड्स पर लगाया जाता है ISI मार्क। एक होता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भाई साहब
हर अलग अलग तरह का, मैनेजमेंट में भी, हर चीज़ों में। तो आईएसओ कंपनी का एक स्टैंडर्ड है जो कंपनी को के सारे कंडीशंस को ध्यान में देखते हुए इनके मैनेजमेंट के आधार पर देती है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेशन बोलते हैं। आईएसओ जैसे 19,000 है, 24,000 है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अलग दिया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग दिया जाता है, फूड मैनेजमेंट के लिए अलग अलग है। तो उन सभी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में मैनेजमेंट और उनकी क्वालिटी के लिए ये आईएसओ मार्क दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलिबरेशन ऑफ डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 15 का आंसर बताओ। फिफ्टीन का आंसर बताइए सुधांशु, वेरी गुड। देखिए कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। मैंने कहा था कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्लान फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको फाइनल अप्रूवल देता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो फाइनल अप्रूवल जो है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है वो एनडीसी अप्रूव करता है कि ये इंप्लीमेंट करना है या नहीं। तो राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एग मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क विच एश्योर, किसको करता है जी? एग मार्क किसके सर्टिफिकेशन को शो करता है? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। अच्छा सबसे पहले बताओ एग मार्क लगता किस पे है? किसी चीज पर तुमने एग मार्क लगा हुआ देखा है क्या? किस पे लगता है जी? सबसे ज्यादा आपको दिखा होगा एग मार्क किस पे लगा हुआ देखा है? अब इसका आंसर बताओ। आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 जो एग मार्क है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर क्वालिटी के लिए लगाया जाता है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए एग मार्क लगाया जाता है। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल पर आपने देखा होगा ये ऐसे गोल बना होता है और एग मार्क बीच में भी ऐसे होता है, इसमें एग मार्क लिखा होता है। तो कोई भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उस पर उसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए ए साइन लगा होता है एग मार्क का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए एग मार्क का साइन लगता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया? बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है फॉर फाइनेंसिंग? बताइए 7 का सी, वेरी गुड, नाबार्ड। 1982 में शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। ये ओनली पूरी तरह से डिवोटेड है एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एपेक्स बॉडी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी, नाबार्ड, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गिव मी आंसर। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था? बताओ रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था? गिव मी आंसर। रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड सीधे सीधे अभी तुम पता होगा तुम लोगों को भाई 51, 56, 56, 61, 61, 66 और फिर प्लान हॉलीडे 66 से 69, फिर
आप देखेंगे 1 2 3 4, 69 से 74, फिफ्थ का 74 से 79, और फिर बीच में क्या चला 78 से 80, ये था रोलिंग प्लान। और 6 5 ईयर प्लान फिर 1980 से 85 चला। ठीक है, तो राइट आंसर 78 से 80, सिर्फ 2 साल चला, क्योंकि इस 2 साल के बाद इन आप देखेंगे जो मोरारजी देसाई के लीडरशिप में गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई, और फिर इंदिरा गांधी को ने फिर चुनाव हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया इंदिरा बुलाओ, और फिर से मेजोरिटी से जीत के आई, और उसने रोलिंग प्लान खत्म कर दिया, और खत्म करके नया 6 5 ईयर प्लान शुरू किया था। तो ये 2 साल का टाइम पीरियड है सिर्फ और सिर्फ रोलिंग प्लान का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधीयन प्लान वॉज पुट फॉरवर्ड इन 1944 बाय। गांधीयन प्लान किसने शुरू किया था जी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सुधांशु, रजनीश, गांधीयन प्लान से कौन इम्प्रेस था? तो बिल्कुल सुधांशु, एसएन अग्रवाल जो थे ये गांधीयन आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, और उन्होंने ही पहली बार 1944 में गांधीयन प्लान को क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था, और कहा था डेवलपमेंट बॉटम टू टॉप होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गांवों को फोकस करने की बात की गई थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसको प्रमोट करने की बात की गई थी। जो चरखा और खादी प्रोडक्शन आप देखेंगे वो गांव में ही होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू और कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू, उसको प्रमोट करने की बात की गई थी। तो राइट आंसर इज बी, एसएन अग्रवाल ने इस गांधीयन प्लान को प्रमोट किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्लानिंग रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट वाज क्वाइंड बाय। रोलिंग प्लान किसने क्वाइन किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, बताइए किसने प्लान किया था ये रोलिंग प्लान? 20 का आंसर दो, रजनीश और सुधांशु। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, बताओ। इनका नाम था गुरनार मिडल। गुरनार मिडल ने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट बताया था जी मोरारजी देसाई को। क्या? तो कहा कि जो 5 साल का प्लान है इसको हम रोल करके अचीव कर सकते हैं। हर साल का टारगेट अचीव होना चाहिए, और जो भी आप टारगेट रख रहे हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। अब बाद में उनको एनालाइज नहीं करना है, हर साल इस साल का टारगेट अचीव नहीं हुआ तो इस साल अचीव करना है, इस साल का नहीं हुआ तो इस साल अचीव करना है, इस साल का था इस साल, और फिर इस तरह से अचीव करके 5 साल में वो 5 ईयर्स में वो टारगेट अचीव करने हैं। तो गुरनार मेडल के द्वारा ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। व्हेन द पॉपुलेशन रीच द प्लेट फेज देन, क्या होता है जब जनसंख्या प्लेटो फेज में पहुंचती है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए सर। जब प्लेटो फेज में पहुंचती है जनसंख्या तो क्या होता है? बिल्कुल सुधांशु, राइट आंसर। प्लेटो फेज का मतलब होता है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज इक्वल। तो इसको प्लेटो फेज के नाम से जाना जाता है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको प्लेटो फेज के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर 21 का ए होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई वाज तेंदुलकर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? तेंदुलकर कमिटी को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो। आप सोचो, तब तक 1 मिनट में मैं आया।
बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 22। द तेंदुलकर कमिटी, मालूम है ना तेंदुलकर कमिटी, दो पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग दो कमिटीज बनाई गई थी। एक तो लकरवाला कमिटी थी और दूसरी थी तेंदुलकर कमेटी। इनका पूरा नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और सुरेश तेंदुलकर कमेटी किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो ये है टू मेजर पॉवर्टी। राइट आंसर सी। क्या भाई? तो इन्होंने कैलोरी इनटेक का एक पैरामीटर बताया था जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। क्या था? तो विलेज और रूरल और अर्बन एरियाज के लिए विलेज में 2400 कैलोरी रखा था और अर्बन में 2100 कैलोरी। कहा कि अगर विलेज रूरल एरियाज में कोई 2400 से ज़्यादा ले रहा है वो है एपीएल और कम ले रहा है तो वो है बीपीएल। और उसके बाद 2100 से अगर शहरों में कोई ज़्यादा ले रहा है तो वो है एपीएल और उससे नीचे ले रहा है तो वो है बीपीएल। ठीक है, तो कैलोरी इनटेक बताया था कि एक आदमी कितनी कैलोरी लेता है उसके आधार पर मेजरिंग पॉवर्टी के लिए इन्होंने दिया था। तो राइट आंसर इज सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो कर लिया हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 24। वॉल स्ट्रीट इज एसोसिएटेड विद द, वॉल स्ट्रीट किससे संबंधित है? वॉल स्ट्रीट इज रिलेटेड टू विच? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, वॉल स्ट्रीट का संबंध किससे है? बताओ। सुधांशु ने ये बताया, बिल्कुल सही है सुधांशु भाई। आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है किसका? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। ऐसे ही एक निक्की है, ये कहां का है जी? निक्की कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? बताओ। निक्की बिल्कुल वहां का। मैं वॉल स्ट्रीट, निक्की बताइए, निक्की कहां का वो स्टॉक एक्सचेंज है? बिल्कुल, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को हम निक्की बोलते हैं, जापान। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज का नाम पूछता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन इससे पूछता है। तो ये न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम वॉल स्ट्रीट, और ये वर्ड बहुत पॉपुलर है। आप देखेंगे हम लोग डेली इकोनॉमी के टर्म में वॉल स्ट्रीट सुनते होंगे। ठीक है, कई जगहों के नाम भी है वॉल स्ट्रीट, जगह का नाम है वॉल स्ट्रीट जहां पर ये स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसको वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इनमें से कौन सेकेंडरी सेक्टर में आता है इकोनॉमी के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है भाई। फिशिंग, एक मिनट, फिशिंग किस में आएगा बताओ? ट्रांसपोर्टेशन गुड्स सर्विस सेक्टर या टर्शियरी? इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज, इट्स ए सेकेंडरी सेक्टर। और फिशिंग किस में आएगा जी? फिशिंग इज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये है शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर का प्रोडक्शन, इट्स ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, राइट आंसर ए। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नंबर ऑफ मेंबर्स इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने बैंक है जी? हाउ मेनी बैंक इज एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड बैंक? क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर बताओ। कितने बैंक हैं? एसोसिएट बैंक कितने हैं? जल्दी आंसर बताइए, आराम से सोच के बताइए।
कितने हैं भाई 12 का? 26 का बताओ। पांच है, पांच, पांच है भाई। 26 का सुधांशु रॉन्ग आंसर है। 26 का राइट आंसर है 5। पांच एसोसिएट बैंक हैं, मतलब ग्रुप है, इनके साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं पांच? तो पहला है आईबीआरडी, ठीक है, पहला। दूसरा है आईबीआरडी के बाद, उसके बाद आईडीए। तीसरा है आईएफसी। चौथा है आईएफसी के बाद मीगा, MIGA। और पांचवा है ICSID। ये पांच एसोसिएट इनके साथ जुड़े हुए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर हैं। IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। इनका नाम है, IBRD का तो नाम सुना ही होगा आपने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IDA का होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और IFC का होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और MIGA का होता है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी। और पांचवा ICSID का होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये है पांच बैंक इसके वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के। तो राइट आंसर इज 5। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, FAO मेनली वर्क्स। FAO किसके लिए काम करता है? और FAO का आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है, और साथ में इसका HQ हेडक्वार्टर भी बताना है। दोनों, ये तीनों आंसर देने हैं आपको। FAO बताइए सर, FAO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर। बताओ, देखो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 और रोम, रोम इटली, इटली है इसका, रोम है 1945। ये यूएन की एक संस्था है। ये क्या काम करती है? FAO। तो भाई साहब ये FAO जो है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है सी, टू डिफीटेड हंगर। फूड प्रोसेसिंग नहीं करती है, टू इम्प्रूव ट्रेड नहीं करती है, नन ऑफ दीज। भाई कैसे हम फूड को मैनेज करें और अधिक से अधिक लोगों की भूख शांत करें, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का, इसके लिए काम करती है। तो कोई भी हंगर नहीं रहे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो, इसके लिए काम करती है क्या? FAO। इसका मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन कहा जाता है FAO को, ठीक है। तो ये हंगर को हराने के लिए ये काम करती है, जिसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो और हर आदमी के पास आप देखेंगे फूड की सप्लाई हो, ठीक है, और वो कोई भी भूखा ना रहे। तो राइट आंसर इज सी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर रोम इटली। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुधांशु, जितेंद्र, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड इज अ ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजर एबोलिश्ड इन। कब हुआ था जी ये एस्टेब्लिश? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 डोंट नो। इसका राइट आंसर है 1990। ये क्या है भाई? ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। तो ये कहा गया है कि जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम लेस, मतलब इस तरह से प्रोड्यूस करें ताकि हम उसमें इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। मतलब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम,
कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लेस इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड करें, ठीक है। इसके लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड तैयार किया गया था 1990 में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंस टू। मर्चेंट बैंकिंग किससे रिलेटेड है जी? जो फाइनेंस करती है। क्वेश्चन नंबर 29, मर्चेंट बैंकिंग एक ही संस्था है जो डैश को वित्त प्रदान करती है, किसको पैसा देती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। मर्चेंट बैंक, बिल्कुल सुधांशु, राइट आंसर इज बी, इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज। जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं देशों के बीच, उनको ये मर्चेंट बैंकिंग लोन फाइनेंस करती है ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके और अपने गुड्स की सप्लाई फॉरेन कंट्रीज में कर सके। तो ये जितने भी मर्चेंट बैंकिंग है ये सब, ये आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अमॉन्ग कंट्रीज के बीच ये लोन सैंक्शन करती है उनको, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, टू रिसिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। इनमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। कौन सा टैक्स है जो स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किन करों की प्राप्तियां राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है? बताइए। 30 का नहीं सुधांशु, राइट आंसर इज सी। जो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगता है उसमें नहीं करती है। टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, इसमें भी शेयर करती है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर कहीं किसी स्टेट में चल रहा है उसको भी शेयर करती है। कैपिटल गेन टैक्स उसको भी शेयर करती है। लेकिन इनकम टैक्स तो आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इस पर कोई कभी कभी सरचार्ज लगाया जाता है, वो अमाउंट नहीं देती है आप वो स्टेट को। तो राइट आंसर इज सी, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, क्या बोलते हैं इसको? किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर दीजिए। क्या होती है? बताओ जल्दी। थर्टी बताओ इसका आंसर। हम्म 31 का बताया सुधांशु, क्या आपने? बी, बिल्कुल, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, ठीक है, एग्जैक्टली सही है, टोटल प्रोडक्टिव इनकम। अब आपको मैंने बताया हुआ है इसका, मैंने बताया था जीडीपी और जीएनपी में, ये नेशनल इनकम एनएनपी की बात कर रहा है। एनएनपी, तो एनएनपी मैंने बताया था जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब डीएनपी जीएनपी में से जो डेप्रिसिएशन हो गया है उसको हम बोलते हैं एनएनपी एनआई, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्टिव इनकम जो भी, अब डेप्रिसिएशन हो गया, घिस गया, खराब हो गया, जल गया, सड़ गया, खत्म, तो जो अपने पास एग्रीगेट नेट प्रोडक्टिव इनकम जो बचा है उसको हम बोलते हैं एनआई। तो राइट आंसर बी। गवर्नमेंट एनुअल रेवेन्यू नहीं होता है, सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिव इनकम ऑफ गवर्नमेंट। राइट आंसर 31 का बी। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट्स वर्थ नॉट लेस देन। बताइए,
मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बता रखा है। आई होप इसका आंसर आप बता पाएंगे। बताइए सर कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के लिए भारत की एकमात्र संस्था है, उसको कितना अमाउंट संरक्षित कर रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। 32 का रॉन्ग आंसर सुधांशु। मैंने बताया था तुम लोगों को यार, नहीं बताया था मैंने कि पहले प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम था, बाद में इसको चेंज करके MRS आ गया। MRS का मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या था? 200 करोड़ का, जिसमें 200 करोड़ में क्या था? 115 का गोल्ड था और आप देखेंगे 85 करोड़ का क्या था? तो फॉरेन करेंसी। ये अपने को जमा करना होता है, ठीक है? 200 करोड़ रुपीस, जिसमें 115 का गोल्ड होता है और 85 करोड़ रुपीस का क्या होता है? फॉरेन करेंसी। और फिर इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू आपको इतना जमा करके उसके अकॉर्डिंग आपको करेंसी प्रिंट करने की परमिशन मिलती है। किसको? RBI को। और फिर वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंसी प्रिंट करता है। अब आप कहेंगे सर 200 करोड़ दे के अपन ज्यादा छाप लेंगे तो उससे क्या होगा? आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, ठीक है? तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिंट करेंगे, तभी उसकी वैल्यू डिसाइड होगी, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा सुधांशु? सी। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Which amongst the following taxes collected by the union is not mandate to be assigned to the state? इनमें से संघ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सौंपा जाने वाला अनिवार्य कर नहीं है। कौन सा टैक्स है जो अनिवार्य रूप से नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट को? गिव मी आंसर, आंसर दीजिए। आंसर दो सुधांशु। 34 का आंसर टर्मिनल टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, ठीक है? कैरिड बाय द रेलवे सीआर, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, ठीक है? टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फाइट्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। सर्विस टैक्स कंपल्सरी नहीं होता है, सर्विस टैक्स दे भी और नहीं भी दे। तो राइट आंसर इज डी। बाकी तो सारे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, राइट आंसर डी होगा, सर्विस टैक्स। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रीज लाइसेंस पॉलिसी इन इंडिया वॉज इंश्योर। बताइए क्वेश्चन नंबर 34। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य डैश सुनिश्चित करना था। भाई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उसका मोटिव क्या था, ये पूछ रहा है। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई अपनी कंट्री में, उसका मोटिव क्या था? व्हाट इज द मोटिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया? बताइए सुधांशु। इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर, सुधांशु एक बार और सोचो। क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे लाइसेंसिंग से करेंगे भाई? और एक बार सोचो इस पर, और एक बार सोचो भाई। मान ले एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, जैसे मान लो कि डिफरेंट एरियाज हैं ABC, ठीक है? अब मान लीजिए यहां पर आपने अपॉर्चुनिटी दी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, यहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये तो दोनों जगह ऐसे ही रह गए। अब बी कह रहे हो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडियन इंडस्ट्रीज। फ्री फ्लो तो सभी में हो रहा है भाई। लाइसेंस सिस्टम देंगे, अगर अपन देते हैं तो वो तो सब में फ्लो होगा, सभी इंडस्ट्रीज में। मतलब देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ना, वो सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट
मतलब उसको फेवर करते हैं इस लाइसेंस सिस्टम को, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो बताना है आपको। भाई लाइसेंस सिस्टम खत्म होगा, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम बनेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन उतना नहीं, और एफडीआई को भी फ्लो करेगा। लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन है ये पूछ रहा हूं मैं, सबसे इफेक्टिव, इन सारे पॉइंट्स इसको रिलेट करते हैं, बट उनमें सबसे इफेक्टिव कौन सा है? तो आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन सभी एरियाज में नहीं करेगा। फ्री फ्लो होगा, ऑफ कोर्स होगा फ्री फ्लो इंडस्ट्रीज का। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी भी आएगी अगर लाइसेंस सिस्टम को हम थोड़ा फ्री करेंगे और बेहतरीन लाइसेंस सिस्टम करेंगे तो। सबसे अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है, बैलेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अक्रॉस इन इंडिया। पूरे भारत में एक बैलेंस इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप होगा, बैलेंस इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप होगा तो ही आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में एफडीआई को फ्लो भी कर सकते हैं, और आप नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बैलेंस, बैलेंस का मतलब कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है जिसमें मान लीजिए कि पूरे देश में एक जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनेंगी डेवलपमेंट की, तो उससे क्या होगा कि सभी स्टेट्स में जहां अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वहां पर भी एफडीआई फ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, टेक्नोलॉजी इनपुट होगी, तो उन क्षेत्रों में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसका एक जो मेन मोटिव है वो है बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अक्रॉस, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस इन इंडिया। पूरे भारत में एक संतुलित औद्योगिक विकास हो, इसके लिए सरकार के द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया जाता है। क्योंकि पूरे भारत में एक ही सिस्टम होगा तो उस एक सिस्टम के थ्रू प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री सेटअप होंगी। जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो खूब सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो उन क्षेत्रों में एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी होंगे और इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और वो क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। जो पहले अंडर डेवलप था वो अब डेवलप हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? यस और नो? ओके, तो सुधांशु कल अपनी लास्ट क्लास होगी इसकी, ठीक है? और रजनीश, जो लोग भी सुन रहे हैं, कल अपनी इको की लास्ट क्लास है, ठीक है? और इसके बाद ये क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे आखिरी दिन कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? और उस पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आज के लिए।